गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता का अगला चैप्टर। ठीक है, जैसे कि अपन ने पिछले कालखंड में पढ़ चुके हैं तत्वों का वर्गीकरण एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के अनुसार। आज अपन पढ़ेंगे इनके गुणधर्मों में आवर्तिता। तो जो भी तत्व होते हैं उन तत्वों के गुण किस चीज के ऊपर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संरचना पहले अपने को मालूम होना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, परमाणु की संरचना अपने को पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा परमाणु की संरचना बताती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं अपन सोडियम। परमाणु भार होता है इसका 23। ठीक है, और परमाणु क्रमांक होता है 11। अब परमाणु का आरेख, परमाणुवीय आरेख बना के देखते हैं। बीचों बीच नाभिक होता है जिसके अंदर कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब परमाणु क्रमांक मैंने बताया 11 है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11। परमाणु भार, कुल परमाणु भार हो रहा है 23। तो अगर 11 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 12। ये हो गया कुल 23 परमाणु भार। अपने को पता है प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण, और चूंकि प्रोटॉन की संख्या 11 है और हम ये भी जानते हैं कि परमाणु उदासीन प्रकृति का होता है, तो जब परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होनी चाहिए? ऋण आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन, उसकी संख्या भी 11 होगी। ठीक है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसकी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे चूंकि परमाणु भार 23 है, 23 लाने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो हमें पता है कि नाभिक के सबसे पास का जो कक्ष होता है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाद वाला कक्ष, इस कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 8 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, वो तीसरे कक्ष में उपस्थित होता है। तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से परमाणु के पास कुल 11 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब ये जो गुणधर्म होते हैं, किसी भी पदार्थ के गुण, या कोई पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया करता है, कोई तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया करता है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? बाहरी कक्ष में उपस्थित, बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर। ठीक है। तो बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, और अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, या इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि परमाणु की जो संरचना है इसमें इलेक्ट्रॉनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तत्वों के इसी कोश को कहा जाता है संयोजी कोश। क्या बोलते हैं इसे? संयोजी कोश कहा जाता है। संयोजी कोश जो परमाणु की संरचना को निर्धारित करता है। अब प्रत्येक आवर्त के तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो किसके ऊपर निर्भर हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों की संरचना के ऊपर, या हम ये बोले कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है। इन गुणों का एक निश्चित समय के पश्चात, या ये बोले कि हमने कल बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, उसमें हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित समय के पश्चात
उसके विन्यास की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे अपन ने कल देखा था प्रथम वर्ग के तत्व में 1s1 हाइड्रोजन का, उसके बाद 1s2 2s1 किसका, लिथियम का। फिर लिथियम के बाद आएगा सोडियम 1s2 2s2 2p6 और 3s1। क्या देख रहे हैं आप, इसमें क्या समानता नजर आ रही है आपको? S1। इसीलिए कल मैंने आपको बताया था कि प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं NS1, है ना। द्वितीय समूह के अगर है तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्रदर्शित करेंगे? प्रदर्शित करेंगे हम NS2 के द्वारा। पी कक्ष के हैं तो 1s2 2s2 तो वैसे ही रहेगा, 2p से स्टार्ट होंगे 13वें समूह में 2p1, 14वें में 2p2, इस तरीके से 18वें समूह तक बढ़ते जाएंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p6। मतलब अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, अर्थात उसका अष्टक पूर्ण हो गया। तो एक निश्चित समय के पश्चात इनकी पुनरावृत्ति हो रही है और इसे ही कहा जाता है आवर्तिता। ठीक है, तो आवर्तिता यानी गुणों की एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति का होना क्या कहलाएगा? आवर्तिता कहलाता है। अब आवर्ती गुण में सबसे पहला गुण होता है परमाणु त्रिज्या। आवर्ती गुण अर्थात एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात गुणों की पुनरावृत्ति का होना क्या कहलाता है? आवर्तिता कहला रहा है। अब आवर्ती गुणों में सबसे पहला गुण अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? परमाणु त्रिज्या। इसे ही परमाणुवीय त्रिज्या भी बोलते हैं, है ना। तो परमाणु त्रिज्या वास्तव में क्या है? अभी मैंने परमाणु का आरेख बताया। इसमें हम ये देखते हैं कि परमाणु के सामान्य भाषा में ये कहा जाता है कि परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश तक के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? परमाणु त्रिज्या कहलाएगा। समझ में आया? परमाणु त्रिज्या किसको बोल रहे हैं? नाभिक के मध्य में लेंगे, नाभिक का केंद्र, और नाभिक के केंद्र से लेकर के अंतिम कक्ष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कक्ष कौन सा हुआ? ये। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये क्या कहलाती है? परमाणुवीय त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या का मान हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। परमाणु त्रिज्या को काहे में नापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में नापते हैं और उसको हम ए से डिनोट करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कितना छोटा। आपको वैसे भी पता है परमाणु बहुत छोटा है, जो हमको सामान्य आंख से दिखाई नहीं देता। वो किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में, या हम इसे पीएम से भी नाप सकते हैं। ठीक है, तो अब परमाणु त्रिज्या जैसा कि
सामान्य रूप में हम ये मानते हैं कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो कैसी होगी, गोल होगी। लेकिन तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता यानी सबसे अधिक संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ सबसे ज्यादा है, वह स्थान जहां तक है कि उसके पाए जाने की जो संभावना है, इलेक्ट्रॉन अभ्र या बादल या क्लाउड कहलाता है, इलेक्ट्रॉन मेघ, है ना। तो एक्यूरेट ये नहीं कहना, यह कह पाना संभव नहीं है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, लेकिन उसके बाद भी एक्स किरणों के द्वारा और भी कई विधियों के द्वारा इसकी त्रिज्या का मापन किया जाता है। तो हम देखते हैं परमाणु की त्रिज्या अर्थात किसी भी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कोश तक के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या, है ना। और अगर पूरी दूरी देखें तो यहां से हम ये देखेंगे ना, अगर इसको बना दिया पूरा, तो ये यहां से यहां तक है कि पूरी दूरी लिया, परमाणु बाहरी कक्ष से नाभिक तक की दूरी, तो त्रिज्या तो इतनी होगी, मतलब परमाणु कक्ष से नाभिक तक की जो दूरी है ये इसका आधा होगा, है ना। तो इसको हम क्या नाम देंगे, परमाणु की त्रिज्या कहेंगे। परमाणु त्रिज्या दो प्रकार की होती है, और ये दोनों प्रकार कौन कौन से हैं, वॉन डेर वाल त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या। अब वॉन डेर वाल त्रिज्या किसे कहते हैं? जनरली जो वॉन डेर वाल बंध होता है, यह बंध दुर्बल बंध होता है, और दुर्बल बंध होने के कारण किसी गैस में इसका मापन करना कठिन होता है। इसीलिए त्रिज्या का मापन हम ठोस अवस्था में करते हैं। तो किसी ठोस के अवस्था में दो निकटतम अणु के परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, वॉन डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। एक बार फिर से बोलूं, ठोस अवस्था में दो निकटतम अणुओं के परमाणु के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, कौन सी त्रिज्या, वॉन डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, अब इसको दूसरे प्रकार की त्रिज्या भी बता दूं, फिर इसको समझाती हूं। दूसरी त्रिज्या होती है सहसंयोजी त्रिज्या। कौन सा बंध होगा, सहसंयोजी बंध होगा। सहसंयोजी बंध जब दो समान बंधित, मतलब एक ही प्रकार के, ठीक है, जब दो समान बंधित परमाणुओं के नाभिक की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, वो सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, अब इन दोनों त्रिज्याओं को चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, और इसका आधा ये। यहां से यहां तक की दूरी और इसका आधा ये। क्या अंतर दिखाई दे रहा है दोनों में? इसमें अति व्यापन हो रहा है, अति व्यापन यानी ओवरलैपिंग, ठीक है,
और यहाँ पे दो निकटतम परमाणु हैं, उनके बीच में अतिव्यापन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या देखते हैं तो हमें कौन सी त्रिज्या पता चलती है? ये जो त्रिज्या है ये होगी वॉन डेर वाल त्रिज्या। ये कौन सी त्रिज्या है? किस प्रकार की त्रिज्या है? वॉन डेर वाल त्रिज्या। और ये त्रिज्या होगी जिसमें कि ओवरलैपिंग हो रही है, अतिव्यापन हो रहा है। अतिव्यापन दो परमाणुओं के बीच में हो रहा है, तो उस यहां से नाभिक के बीच से ये आधे तक की जो दूरी है ये कौन सी त्रिज्या कहलाने लग जाएगी? फिर सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगी। तो ये दोनों प्रकार की त्रिज्या हो गई, सहसंयोजी त्रिज्या और वॉन डेर वाल त्रिज्या। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए क्लोरीन है। ठीक है, इसके ये हो गई इसकी वॉन डेर वाल त्रिज्या, ये हो गई इसकी सहसंयोजी त्रिज्या। इसको किसी दूसरे एक और तरीके से बताया जा सकता है। परमाणु से मिलकर के बन रहा है अणु, है ना। तो जब हम देखते हैं यहां से ये दूरी और ये नाभिक है, ये तो इसमें ये वाली कौन सी त्रिज्या कहलाएगी? ये कहलाएगी वॉन डेर वाल त्रिज्या। ठीक, और ये कहलाएगी सहसंयोजी त्रिज्या। परिभाषा एक बार फिर से बोलूं या समझ में आ गया? आ गया समझ में? एक बार और बताते हैं। वॉन डेर वाल त्रिज्या ठोस अवस्था में निकटतम अणु के परमाणु, है ना। वॉन डेर वाल त्रिज्या ठोस अवस्था में निकटतम अणुओं के परमाणु की जो त्रिज्या है ये कहलाएगी कौन सी त्रिज्या? वॉन डेर वाल त्रिज्या कहला रही है। और सहसंयोजी त्रिज्या किसी समान बंधित परमाणुओं के समान, एक ही समान परमाणु है, समान बंधित परमाणुओं के केंद्र के बीच की जो त्रिज्या है वो कहलाएगी उसकी सहसंयोजी त्रिज्या। वैसे एक और प्रकार की त्रिज्या होती है जिसे कहा जाता है धात्विक त्रिज्या। ठीक है, धात्विक त्रिज्या सबसे जो वॉन डेर वाल त्रिज्या होती है वह वॉन डेर वाल त्रिज्या सबसे कमजोर होता है, बंध जो होता है सबसे कमजोर बंध होगा, सहसंयोजी बंध मजबूत बंध होता है ना। धात्विक त्रिज्या धातुओं के बीच अपने को पता है धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण वो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो विद्युत का सुचालक है। ये जो धात्विक बंध है यह एक अलग प्रकार का बंध होता है, मतलब वॉन डेर वाल त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। इसके अलावा एक और प्रकार की त्रिज्या होती है जो धातुओं में पाई जाती है, क्योंकि धातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है। इस त्रिज्या को हम क्या नाम देते हैं? धात्विक त्रिज्या कहते हैं। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं धात्विक त्रिज्या और वॉन डेर वाल त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या का। चूंकि हम तत्वों के वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता पढ़ रहे हैं, मतलब इसको हमको किसके लिए पढ़ना है? किसके लिए पढ़ेंगे? तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम तत्वों को ले लेते हैं, चाहे आवर्त के लिए ले लें या वर्ग के लिए ले लें। आवर्त के लिए पहले पढ़ते हैं। आवर्त यानी
बाएं से दाएं जाने पर। मान लीजिए हम कौन सा आवर्त पढ़ रहे हैं? पहले में तो हाइड्रोजन और हीलियम है, दूसरा आवर्त में लिथियम, तीसरे आवर्त में सोडियम। चूंकि अभी मैंने सोडियम की संरचना बताई थी, इसलिए हम सोडियम के आवर्त के बारे में ही पढ़ते हैं, मतलब तीसरा आवर्त। तो तीसरे आवर्त के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? सोडियम, उसके बाद फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है। हम ये देखते हैं कि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, लेकिन इन सभी का जो कक्षक की संख्या है वो कक्षक की संख्या कितनी है? 3 ही है ना। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में अगर समूह 1 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3, 4, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये देखते हैं कि जैसे जैसे आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, इनकी त्रिज्या छोटी होते जाती है। सोडियम की त्रिज्या सबसे बड़ी, परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होगी, इससे छोटी त्रिज्या मैग्नीशियम की, इससे छोटी त्रिज्या एल्यूमिनियम की। इस तरीके से त्रिज्या धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। ये हो गया आवर्त के लिए। अब वर्ग के लिए प्रथम वर्ग को ही देखते हैं। सोडियम के पहले क्या है? लिथियम। लिथियम की त्रिज्या सोडियम से भी बड़ी होगी कि छोटी होगी? छोटी होगी ना, परमाणु क्रमांक कम है तो इसकी त्रिज्या छोटी है। इससे बड़ी सोडियम, इसके बाद आ गया मान लीजिए पोटेशियम, तो पोटेशियम की त्रिज्या सोडियम से भी बड़ी होगी। पोटेशियम के बाद क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबिडियम, उसकी त्रिज्या इससे भी बड़ी होगी। तो हम ये देखते हैं कि आवर्त सारणी में, चूंकि हमको आवर्त के बारे में पढ़ना है, तो आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं किसी भी एक आवर्त के लिए, तो इसकी त्रिज्या धीरे धीरे छोटी होते जा रही है। हालांकि कक्षकों की संख्या बराबर है, कक्षक की संख्या बराबर है, लेकिन त्रिज्या फिर भी छोटी हो गई। यहां पे क्या हो रहा है? परमाणु भार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। परमाणु भार धीरे धीरे, परमाणु भार तो यहां भी बढ़ा था, परमाणु भार यहां भी बढ़ा था, परमाणु क्रमांक भी यहां बढ़ा था, है ना। परंतु इनकी त्रिज्या कैसी हो गई? छोटी होती चली गई, और इसकी त्रिज्या परमाणु भार और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली गई। इसका कारण क्या है? इसकी त्रिज्या तो छोटी हो रही है, जबकि परमाणु क्रमांक यहां भी बढ़ रहा है, इसकी त्रिज्या बढ़ रही है, परमाणु क्रमांक यहां पे भी बढ़ रहा है। तो इसका कारण क्या होगा? इसका कारण होता है इलेक्ट्रॉन से किसकी दूरी? नाभिक की। नाभिक तक की जो दूरी होती है, कितना आकर्षण बल है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है, एक ही कक्ष है, जैसे ये नाभिक हो गया और नाभिक के बाद का ये पहला कक्ष और ये दूसरा कक्ष और इसमें तीसरा कक्ष, केवल 3 ही कक्ष है। इसके लिए भी 3 कक्ष है, इसके लिए भी, सबके लिए 3 कक्ष है ना। लेकिन क्या हो रहा है? यहाँ तीसरे कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले में सोडियम में तीसरा जो कक्ष है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। एल्यूमिनियम में तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3, 4, 5, 6। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो आकर्षण भी तो बढ़ेगा। सल्फर और ये क्लोरीन,
ये क्लोरीन है ना, सल्फर के बाद पहला समूह, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां समूह तो हैलोजन समूह है, हैलोजन समूह। ठीक है, तो इसकी संख्या कैसे हो रही है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो अपन पढ़ रहे थे परमाणु त्रिज्या, है ना, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अगर हम ये तीसरे आवर्त में, आप चाहें तो दूसरे आवर्त का भी अध्ययन कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। दूसरा आवर्त कौन कौन सा है? लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये कौन सा आवर्त हो गया? दूसरा। पहले आवर्त में हाइड्रोजन, हीलियम, उसमें भी ऐसे ही एक ही कक्ष होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा आवर्त है, सेकंड आवर्त है, ये हो गया थर्ड आवर्त। तो हम ये देखते हैं कि जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जाएगी, परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन परमाणु की त्रिज्या धीरे धीरे कम होते जा रही है या छोटी होते जा रही है। ठीक है, परमाणु, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? परमाणु क्रमांक हो गया 11। इसका परमाणु क्रमांक होगा 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ गया, परमाणु क्रमांक बढ़ा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने आप ही बढ़ती जाएगी। जैसे इसके लिए अपन ने देखा था 2, 8 और 1, बाहरी कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखेंगे 2, 8 और 2 हो जाएगा, 12 है तो 2 हो गया, है ना, 2, 8, 3, 2, 8, 4, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो क्लोरीन में आके क्या हो जाएगा? 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोटॉन की तरफ, वो उतने ही ज्यादा आकर्षित होंगे, है ना। क्यों आकर्षित होंगे? क्योंकि दोनों में कौन सा आवेश है? असमान आवेश है। प्रोटॉन धन आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण। तो कक्षक की संख्या बराबर है, इसमें भी 3 कक्षक, इसमें भी, सब में तृतीय आवर्त के जो सदस्य हैं सब में कक्षकों की संख्या कितनी है? 3 ही है, 3 है। लेकिन इनकी जो त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या है, वो परमाणु त्रिज्या कैसी होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। क्यों हो रही है छोटी? क्या कारण है? क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही आकर्षण से नाभिक की ओर खींचेंगे। जब नाभिक की ओर खींचेंगे तो नाभिक कैसे के पास पहुंचते जाएंगे, तो आकार कैसा होगा? छोटा होते जाएगा। इस कारण परमाणु त्रिज्या इनकी क्रमशः छोटी होते जा रही है। ठीक है, आया समझ में? हम यहां पे भी ले लें सेकंड आवर्त के लिए। लिथियम, लिथियम की परमाणु त्रिज्या बड़ी, इससे छोटी त्रिज्या बेरिलियम की, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इस तरीके से परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान कैसा होगा? त्रिज्या कैसी होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। ठीक है, अब ऊपर से नीचे आने पर, ये तो आवर्त हो गया। अब हम वर्ग के लिए पढ़ेंगे। तो पहला वर्ग में हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम इतने का पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कि इसकी त्रिज्या कैसी है, छोटी है। क्यों छोटी है? इसका परमाणु क्रमांक हो गया 3, परमाणु क्रमांक 3 यानी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, इसके पास कितनी त्रिज्या हो जाएंगी, कितने कक्ष हो जाएंगे, 2, 8 और 1। पोटेशियम के पास 2, 8, 8 और 1। इस तरीके से क्या हो रहा है, इनके कक्षकों की संख्या बढ़ रही है। यहां पे हमने देखा कक्षक की संख्या बराबर थी, ठीक है। जितने कक्षक थे सब में, सब आवर्तों में कक्षकों की संख्या 3 ही है। यहाँ पे सब आवर्त में कक्षक की संख्या 2 ही है, इसलिए इसका आकार छोटा हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ क्या हो रहा है, कक्षक की संख्या बढ़ रही है। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? इसमें कक्षक की संख्या बराबर है, 3 यानी सब में 3 है। ये दूसरे आवर्त में सब में 2 कक्षक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कक्ष की या कोश की संख्या कैसी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब कोशों की संख्या बढ़ेगी तो इसका आकार भी बड़ा होते जाएगा, आकार बड़ा होगा तो इसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी, ठीक है। तो परमाणुवीय त्रिज्या, अब इसके मान लिथियम का एग्जांपल जैसे ले लेते हैं अपन। लिथियम का की परमाणुवीय त्रिज्या होती है 1.23। इसकी त्रिज्या मैं ऊपर लिखती हूं, अपन उसको देखेंगे। लिथियम की परमाणुवीय त्रिज्या कितनी है, 1.23। सोडियम की परमाणुवीय त्रिज्या होगी 1.57। पोटेशियम की परमाणुवीय त्रिज्या होती है 2.03। दिख रहे हैं, ठीक, 2.03। क्या देख रहे हैं आप, 1.23 त्रिज्या लिथियम की, उससे बड़ी त्रिज्या किसकी हो गई, सोडियम की 1.57, उससे भी बड़ी त्रिज्या किसकी हो गई, पोटेशियम की 2.03। तो जब हम आवर्त सारणी में वर्ग में पहले वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, परमाणु त्रिज्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जब हम बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान कैसा होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। लिथियम के लिए हो गया 1.23। इसके बाद अगर हम देखें बेरिलियम के लिए, तो बेरिलियम के लिए होता है 0.9 pm परमाणु त्रिज्या का मान। उसके बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन की 0.8, फिर 0.77, फिर 0.76। इस तरीके से इनकी जो त्रिज्या है धीरे धीरे कैसी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो आप अगर चाहें परमाणुवीय त्रिज्या के लिए परमाणु त्रिज्या और परमाणु क्रमांक, इसके बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कैसा होगा, परमाणु त्रिज्या के लिए अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ बना सकते हैं ना। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हो गया 0। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यहां पे हम लिखते हैं परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, और इधर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु त्रिज्या और परमाणु क्रमांक के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो किसके लिए, वर्ग के लिए अलग बनेगा और आवर्त के लिए अलग बनेगा, है ना। तो आवर्त के लिए जो ग्राफ बनता है वह ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से।
क्यों आवर्त के लिए इस तरीके से बन रहा है? क्योंकि इसके मान में धीरे धीरे कमी आती जा रही है, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। और अगर हम वर्ग के लिए देखें तो ग्राफ कैसा बनेगा? वर्ग में जाने पे क्या हो रहा है? परमाणु भार बढ़ रहा है और त्रिज्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उसके लिए जो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा? उसके लिए ग्राफ बनेगा वह कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? परमाणु क्रमांक जैसे ये ले लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से परमाणु क्रमांक लिख लीजिए यहाँ। और इधर पे त्रिज्या का मान 1.0 0.9 0.8 0.7 इस तरीके से आप बढ़ाते हुए लिख सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो ग्राफ बन रहा है वर्ग के लिए इस तरीके का ग्राफ बनेगा और आवर्त के लिए इसका विपरीत, क्योंकि उसमें आवर्त में क्या हो जा रहा है? उसका आकार छोटा होते जा रहा है ना। तो ये हो गया आपका आवर्त सारणी में त्रिज्या की महत्ता, परमाणु त्रिज्या का आकार कैसा होगा, क्या आवर्तिता उसमें देखने मिलेगी, क्या पुनरावृत्ति उसमें देखने के लिए हमें मिलेगी। आया समझ में? अब इसके बाद उत्कृष्ट गैसों के लिए, इसको हम विशेष रूप से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं इनका अष्टक पूर्ण होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो पूर्ण होती है। जैसे हीलियम के लिए पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो स्थायी अवस्था में रहते हैं, इसीलिए इनके पास केवल वॉन डेर वाल्स त्रिज्या ही पाई जाती है, सहसंयोजी त्रिज्या उत्कृष्ट गैसों में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जा रही है? क्योंकि इनका विन्यास जो है वो स्थिर है। ये हो गया आपका ये परमाणुवी त्रिज्या के बारे में हुआ। अब परमाणुवी त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो परमाणुवी त्रिज्या को प्रभावित करते हैं? परमाणुवी त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले है नाभिकीय आवेश। पहला कारक कौन सा है? कारक, कौन से कारक? वे कारक जो परमाणुवी त्रिज्या को प्रभावित कर रहे हैं। तो पहला कारक होता है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश बाहरी कक्ष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या हम देखते हैं, जैसे जैसे बाएं से दाएं की ओर चलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या कैसी होगी? छोटी होती जाएगी। सोडियम में बाहरी कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन था, उसकी त्रिज्या कैसी थी? बड़ी थी। दूसरा मैग्नीशियम ले लीजिए, तीन तत्व अपन ऐसे लेते हैं जिनमें आवेश जो है, सोडियम मान लीजिए 1 धन आवेश होता है इसमें। कैल्शियम ले लीजिए, कितना धन आवेश? 2। और एल्यूमिनियम ले लीजिए 3 धन आवेश। ठीक, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नाभिकीय आवेश की जो संख्या बढ़ती जाएगी, नाभिकीय आवेश की संख्या बढ़ने से क्या होगा? उसकी त्रिज्या कम होती जाएगी, है ना। दूसरा
हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो त्रिज्या कैसी होगी, कम होती जाती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ते जाता है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर, चाहे वो प्रथम समूह हो, द्वितीय समूह हो, चाहे तीसरा चौथा पांचवा कोई भी समूह हो, उनमें क्या हो रहा है, आवेश नहीं बढ़ता। सोडियम में भी +1 आवेश है, पोटेशियम में भी +1 ही आवेश होगा। तो किसी भी एक वर्ग के लिए अगर हम देखें तो हमें पता है कि एक वर्ग में इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, अर्थात उसका आवेश इलेक्ट्रॉन्स का जो आवेश है इसमें नाभिक का, वो कैसा होगा, नाभिक का आवेश बराबर होगा। इसके बाद आता है कक्ष की संख्या, दूसरा कारक, कक्ष की संख्या। हम ये देखते हैं कि नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, वो किसी आवर्त के लिए होता है। एक ही आवर्त में सारे जो तत्व होते हैं उसमें आवेश धीरे धीरे बढ़ते जाता है। लेकिन कक्ष की संख्या कहाँ बढ़ती है, वर्ग में, ऊपर से जब नीचे आते हैं एक वर्ग में। ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक ही वर्ग की कक्षकों की संख्या देखनी है, आप किसी भी वर्ग में ले सकते हैं, है ना। हर वर्ग में कक्षकों की संख्या जो होती है वो ऊपर से नीचे आने पर धीरे धीरे बढ़ते जाती है। तो कक्ष की संख्या जब बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। जैसे लिथियम परमाणु क्रमांक 3 है, इसमें कितने कक्षक होंगे, कितने कक्षक होंगे, 2। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है सोडियम परमाणु क्रमांक 11, कितने कक्षक होंगे इसमें, 2, 8 और 1। जब कक्ष की संख्या बढ़ती है, जब कोश की संख्या बढ़ती है तो उसकी त्रिज्या भी ऑटोमेटिक बढ़ रही है ना। यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या थी, ये नाभिक के बाद के पहला और दूसरा, इसके बाद इसमें आया तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, इसके बाद फिर पोटेशियम आ गया, ये और आगे बढ़ते जाएंगे। ये इसको हम किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, n लिखते हैं, NS1 जैसे मैंने बताया था, n की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कक्षक की संख्या अगर बढ़ेगी, कक्ष की संख्या बढ़ी तो क्या हो जाएगा, कक्ष अगर बढ़ गए, कोश की संख्या अगर बढ़ गई तो परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ते चला जाएगा। आया समझ में? ये हो गया परमाणु त्रिज्या के बारे में। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे कौन सी त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या के बारे में। ठीक है, आयनिक त्रिज्या भी परमाणु त्रिज्या से संबंधित है। किस तरीके से, जो परमाणु होता है, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे परमाणु को, दूसरे तत्व को दे देता है तो क्या हो जाएगा, उसकी त्रिज्या छोटी हो जाएगी या वो आयन में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब हम कौन सी त्रिज्या पढ़ेंगे, आयनिक त्रिज्या के बारे में। आयनिक त्रिज्या, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन्स त्यागता है और इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो कौन सा आयन बनाएगा, धन आयन बनाएगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ऐसा भी तो होगा कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। अगर किसी तत्व के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, उसको अपना अष्टक पूर्ण करना है, तो वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, त्यागेगा, देगा, या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो दोनों ही स्थितियां आती हैं। कोई भी तत्व के जो परमाणु है
उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स त्यागा भी जा सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किया जा सकता है। तो कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करके धनायन बनाता है और कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। इलेक्ट्रॉन्स नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होंगे, है ना? क्यों होंगे? क्योंकि नाभिक के अंदर धन आवेश है और इलेक्ट्रॉन्स ऋण आवेशित कण है। तो ऋण आवेशित कण किस ओर आकर्षित होंगे? धनावेश की ओर आकर्षित होंगे। धनावेश की ओर अर्थात नाभिक की ओर आकर्षित होंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी पदार्थ के द्वारा, किसी भी तत्व के परमाणु के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन्स को त्यागा जाता है तो वो धन आयन बनाते हैं। अब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग रहा है, कब त्याग रहा है? जब उसको अपना अष्टक पूर्ण करना है और उसके पास कम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर वही प्रथम समूह के बारे में ही मैं इसलिए बता रही हूं आपको क्योंकि आपके कोर्स में प्रथम, द्वितीय और फिर पी ब्लॉक के 13 और 14 समूह के सदस्य ही हैं, है ना? तो एक एग्जाम्पल लेकर चलने से आपको भी जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। तो मान लीजिए लिथियम, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, पहले कक्ष में 2 और दूसरे में 1। इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। सोडियम, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 और 1। इसको भी अपना अगर अष्टक पूर्ण करना है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले, उससे अच्छा है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही रह जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी। अर्थात इसके पास धन आवेश बढ़ेगा, वो धन आवेश उसको आकर्षित करने का काम करेगा और इस तरीके से सोडियम एक धन आवेशित कण बना लेगा। मान लीजिए कोई पदार्थ 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो कितने धन आवेशित होगा वो? 1 की 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो 2 धन आवेश होगा ना उसमें। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कैल्शियम या मैग्नीशियम, इनके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के बाद मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो हो गया 2, 8 और 2। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन्स त्यागता है। तो इस तरीके से आयनिक त्रिज्या किसके ऊपर निर्भर कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स के त्यागने के ऊपर निर्भर होती है। तो हमने देखा सोडियम के पास बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के पास बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अष्टक पूर्ण करेगा और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा और अपना अष्टक पूर्ण करेगा। ठीक है, थैंक यू। आगे बाद में पढ़ाऊंगी।